तो अब फिज़िक्स का सेक्शन ये कर लेते हैं, सिंगल करेक्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है अ मास ऑफ 3m मूविंग एट अ स्पीड v collides with a mass of m moving directly towards it also with a speed v if the collision is completely elastic मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज के ई, मतलब के ई इनिशियल भी यही थी और बाद में भी यही है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन था। इफ द मासेस स्टिक टुगेदर द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज के एस, व्हाट इज द रेशो के ई बाई के एस। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ जब ये स्टिक करेंगे, वो करने टाइम पे इसका इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होगा वो, और ये तो के ही तो इनिशियल एनर्जी के बराबर ही होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसमें ये ले लेते हैं कि 3m इस तरफ v वेलोसिटी से आ रहा था, यहाँ पर m था मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट ऑल्सो विद द स्पीड v, इसकी वेलोसिटी v थी। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर करें या फिर पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से एक चीज़ निकल आएगी कि जब ये स्टिक हो जाएंगे तो ये 4m टोटल मास हो जाएगा। इनिशियली मोमेंटम कंजर्वेशन से 3mv माइनस mv इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बाद में मान लेते हैं इधर v डैश है 4mv डैश, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी v/2। तो v डैश अगर v/2 है तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ 4m टाइम्स v²/4। के एस तो फाइनल एनर्जी थी इन इलास्टिक कोलिजन में और के ई तो इनिशियल एनर्जी के बराबर ही होगा, हाफ इंटू 4m इंटू दोनों v से मूव कर रहे थे, तो आंसर आ जाएगा 4। सिंपल सी बात। एक और भी थी कि इसमें ए और सी ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कम होगी, इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा वो किसी फ्रैक्शन से बड़ा ही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी से छोटी होगी, तो इसीलिए। ये वाला क्वेश्चन, अ स्टील बॉल बियरिंग बाउंसेस वर्टिकली on a steel plate. If the speed of the ball just before the bounce is vi, the speed of the ball immediately afterwards is vf is equal to alpha times vi with alpha less than 1। तो alpha coefficient of restitution की तरह है। तो ये बोल रहे हैं कि which one of the following graphs best represent between successive bounces tau as a function of time t। तो ठीक है, बाद में velocity 0 हो जाएगी तो इसका जो बीच में जो टाइम इंटरवल रहेगा कोलिजन के बीच में 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है हो ही गया होगा ना ये तो, क्योंकि इसे तो सीधे देख सकते हैं। सी में वो सी का मतलब है कि ये इनफाइनाइट टाइम पे जाके जो टाइम इंटरवल है दो कोलिजन्स के बीच का 0 होगा, तो ये चीज़ तो गलत है। बी वाला ऑप्शन भी गलत है, हमेशा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं इंटरवल, टाइम इंटरवल जो रहता है बिटवीन 2 सक्सेसिव बाउंसेस, और टाइम इंटरवल इंक्रीज भी नहीं होगा। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत ही हैं, सिर्फ ए में ही 0 हो रहा है बाद में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द पावर आउटपुट फ्रॉम अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट कार डिज़ाइन टू बी शेप्ड लाइक अ क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास m। अच्छा, द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू av²। अच्छा, वेयर v इज द मास ऑफ द कार एंड a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। On a level surface, the car has a maximum speed Vmax. Assuming that all versions of this design have the same density, सिर्फ यही एक important word जो पकड़ना था, then which of the following is true। तो ठीक है, सिंपल है। इसमें सबसे पहले तो कर लेते हैं कि जो इसकी लेंथ होगी कार की लेंथ अगर ये L होगी तो मैं इसे एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ कि L इज़ प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/3, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि अगर रो टाइम्स L³ होगा तो ये m था, तो इसीलिए मैंने इसे डायरेक्टली ये लिख दिया रो, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट की तरह है वो उसने यहाँ पर दिया था। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ये भी पता है। तो जो फर्स्ट लाइन थी कि लाइक अ क्यूब से तो हाँ हो ही गया, इज़ प्रोपोर्शनल टू द मास m जो इसका पावर आउटपुट था। तो ठीक है, मतलब m इज़ प्रोपोर्शनल टू पावर, तो m इज़ प्रोपोर्शनल टू f इंटू वी। तो फिर फोर्स भी दिया, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू av², m इज़ प्रोपोर्शनल टू av²
इंटू वी, एम इज़ प्रोपोर्शनल टू ए की मुझे पता है ए के बारे में, एल स्क्वायर तो होगा इज़ प्रोपोर्शनल टू ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 2/3, तो यहाँ पर एम की पावर 2/3 इंटू वी क्यू, तो एम की पावर 2/3 नीचे ले आता हूँ तो इससे निकल आएगा वी एम की पावर 1/9 इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर वी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 1/9। हो गया ये भी सॉल्व, छोटे से ही क्वेश्चन है सारे। फिर उसके बाद ये है कि टू पार्टिकल्स m1 एंड m2, यहाँ पर ले लेते हैं m1, यहाँ ले लेते हैं m2, आर कनेक्टेड बाय अ massless rigid rod of length L एंड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखें जो कि फ्रिक्शनलेस है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द फर्स्ट मास रिसीव्स एन इम्पल्स परपेंडिकुलर टू द रॉड। अच्छा, तो फर्स्ट मास को अगर मैं इम्पल्स दे दूँ तो फर्स्ट मास इसमें तो कोई वो इसमें है कौन सा, उस कहने कुछ बोला नहीं तो कोई नहीं, ये सही ले लेते हैं। इसको इम्पल्स दे दी परपेंडिकुलर टू द रॉड। हाँ, तो फर्स्ट मास शायद ये m1 ही था, ठीक है। गिविंग इट अ स्पीड v, इसकी वेलोसिटी v। एट दिस मोमेंट द सेकेंड मास इज एट रेस्ट, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द सेकेंड मास विल अगेन कम टू रेस्ट। तो हमें एक चीज़ पता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड मास रेस्ट पे होता है, और वैसे भी कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल तो आ नहीं रही है, तो मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को ये बाद में जब भी अटेन करेगा तो सेकेंड मास तब भी रेस्ट पे होगा। और अगर ये तब भी रेस्ट पे होगा तो चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो दोनों पार्टिकल्स रिवॉल्व करेंगे वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स घूमेंगे, क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास की मेरी क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कहीं मतलब बीच में तो नहीं, पर जो भी मास ज़्यादा होगा उस तरफ कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं वी सी ओ एम निकाल सकता हूँ, m1v अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे अगर मैं बैठ जाऊँ चीटा बन के, तो देखते हैं अगर मैं सेंटर ऑफ मास से बैठ जाऊँगा तो क्या होगा। एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, इसकी मुझे वेलोसिटी दिखेगी जो m1 मास है, इसकी वेलोसिटी दिखेगी v माइनस m1v अपॉन m1 प्लस m2, तो m2v अपॉन m1 प्लस m2। और m2 की मुझे वेलोसिटी दिखेगी नीचे की तरफ m1v अपॉन m1 प्लस m2, तो मुझे इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। और अगर मुझे पता है कि एक रॉड में दो पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर v1 और v2 है तो इनका ओमेगा हो जाता है v1 प्लस v2 जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ है v1 प्लस v2 बाई l। तो ओमेगा जो ये जिस ओमेगा से सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे वो ओमेगा इन दोनों का सम बाई इनकी डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ऊपर v कॉमन आ जाएगा, और v कॉमन आती m1 प्लस m2 कट जाएगा अपॉन l बचेगा। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने में मैं देख सकता हूँ कि इसी कॉन्फ़िगरेशन को, ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में m2 ज़ीरो वेलोसिटी में था, लेकिन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये इसकी है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में ज़ीरो थी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा अटेन करने के लिए टाइम लगेगा 2π/ω, क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन की तरह है। अगर ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके यहीं आएगा तो इसे टाइम लगेगा t इज इक्वल टू 2π/ω, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π अपॉन v/l। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में a uniform disk is being pulled by a force capital F through a string attached to its center of mass. Assume that the disk is rolling without slipping at a certain instant of time. In which region of the disk, if any, is there a point with zero acceleration? तो देख सकते हैं डायरेक्टली ये जो रीजन नंबर 4 है, रीजन नंबर 4 में कोई अगर पार्टिकल होगा तो उसके लिए यहाँ पर एक वो रहेगी एक्सेलेरेशन AC बोल देता हूँ, एक यहाँ पर एक्सेलेरेशन रहेगी, इसे
अल्फ़ा आर बोल देता हूँ अगर इसकी डिस्टेंस आर है, और एक सेंटर की तरफ रहेगी ओमेगा स्क्वायर आर। तो सिर्फ रीजन 4 में ही एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें ये 1 2 3 तीनों फोर्सेस तीनों एक्सेलरेशंस मिलके ज़ीरो हो सकती हैं। तो रीजन 4 ही आंसर हो गया, क्योंकि ये बोला था कि इन विच रीजन ऑफ द डिस्क इफ़ एनी इज देयर अ पॉइंट विद ज़ीरो एक्सेलरेशन। और अगर मैं किसी और भी रीजन में अगर चेक करूँगा तो उधर मिलेगा नहीं। जैसे रीजन नंबर 1 में एक एक्सेलरेशन इस तरफ, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ और एक एक्सेलरेशन इस तरफ, तो यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं हो पाएंगी। ज़ीरो ये तभी हो सकती हैं जैसे हमने जैसे देखा है कि वो अब जैसे इक्वल फोर्सेस वाला केस रहता है तो उसमें तो 120 120 120 आ जाता है एंगल। तो उसका भी डायग्राम कुछ इसी टाइप का बनता है जिससे फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भले ही वो इक्वल ना हो लेकिन कैंसिल होने के लिए डायग्राम कुछ इसी टाइप का बनेगा। अब एंगल 120 है कि नहीं उसके लिए मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन है जहाँ पर वो कैसे ना कैसे करके फोर्सेस कैंसिल हो सकती हैं। तो रीजन नंबर 4 आंसर है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर लंबे क्वेश्चन आते हैं उन्हें स्टार्टिंग में से छोड़ ही देना चाहिए, पर कोई नहीं, इन्हें इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब तो सीरियल वाइज ही कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एंड में अटैम्प्ट करना चाहिए, लंबा पढ़ने के लिए टाइम भी ज़्यादा जाता है। पर लेकिन क्वेश्चन में जो मेन जो डेटा वाली चीज़ है सिर्फ उसी को देखना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, एक सर्कुलर डिस्क है, डायग्राम में दिख रहा है, मास दिख गया, स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस, देख लो बस फ्रिक्शनलेस है, विच एंड्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट ब्रेक। अच्छा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का लॉस नहीं है, सीधे वो वेलोसिटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा सारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। डिस्क इज़ रिलीज, हाइट दे दी, हाइट मेंशन कर लो डायग्राम में 1.25 मीटर, विद ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ज़ीरो एंगुलर वेलोसिटी थी, तो इनिशियली मतलब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। ऑन द टॉप ऑफ अ कार्ट, अच्छा वो यहाँ पर आके आ जाएगा। इस कार्ट का मास दिया 6 kg, विच कैन मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस, अच्छा ये जो विच कैन मूव मतलब ये वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट एंड द डिस्क इज म्यू। तो जो कार्ट का वो दिया है कि कार्ट और जो ये डिस्क है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया है जो कि 0.4 है, तो म्यू दिया है 0.4। स्टैटिक के बात ही नहीं करी तो यही म्यू है जो है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द कार्ट सो दैट द डिस्क बिगिंस टू रोल विदाउट स्लिपिंग बिफोर लूजिंग द कॉन्टैक्ट विद द कार्ट। तो अगर इसको इसके रिस्पेक्ट में प्योर रोलिंग करनी है तो मैं जानता हूँ कि जब भी कोई डिस्क ग्राउंड के साथ प्योर रोलिंग करती है तो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो अगर इस डिस्क की यहाँ घूमते वक्त किसी भी एक पॉइंट पे लोअर मोस्ट पॉइंट जो ये डिस्क पे होगा उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस कार्ट की वेलोसिटी के साथ इक्वेट कर दूँ तो वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट ये लोअर मोस्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होगा। तो यही मैं करूँगा अब। तो मान लेता हूँ पहले तो ये जब ये नीचे आएगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v डैश, तो v डैश का v मान लेता हूँ, तो v रहेगी √2gh। तो जब ये अगर सिर्फ ट्रांसलेशनली मूव करता तो ट्रांसलेशनली इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाती वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v माइनस म्यू जी टी, क्योंकि पीछे की तरफ कहीं फ्रिक्शन लग रहा होता। फ्रिक्शन कैसे यहाँ वैसे अल्फ़ा भी जनरेट होगा तो अभी उसे भी देखते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हो जाएगी किसी t टाइम पे वो रहेगी v माइनस म्यू जी टी। लोअर मोस्ट जो कार्ट है फ्रिक्शन इस पर भी लगेगी इस तरफ म्यू एम जी, यही जो मैंने फ्रिक्शन यहाँ भी रिप्रेजेंट करा है f से तो यही लगेगी। लेकिन इस लोअर मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर इस कार्ट के बराबर हो जाएगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर इस कार्ट के जस्ट बराबर होगी तो वहाँ पर प्योर रोलिंग होगी, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए मुझे पता है कि लोअर मोस्ट पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पर कार्ट मूव कर रही है तो कार्ट के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी v माइनस म्यू जी टी माइनस ये अल्फ़ा से
अल्फ़ा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये अल्फ़ा टाइम्स आर, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी, दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पर ये के पीछे की तरफ अल्फ़ा की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा अल्फ़ा टाइम्स आर, और इसकी आगे की तरफ जो वेलोसिटी है v माइनस म्यू जी टी, तो नेट हो जाएगी v माइनस म्यू जी टी माइनस अल्फ़ा आर टाइम्स टी, तो इज इक्वल टू, ये जो मैंने वो अल्फ़ा आर लिखा है, अल्फ़ा आर एक्सेलरेशन है, तो अल्फ़ा आर टाइम्स टी कर दूंगा तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर ये इस कार्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू टी, तो यही मेरी वो कंडीशन है जहाँ पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जो मेरा टी आएगा उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो एक इक्वेशन तो चलो ये बन गई, तो इससे जो टी आएगा अभी उसका आगे करते हैं कैलकुलेट। इसके अलावा मैं अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, एफ टाइम्स आर इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फ़ा। आई मुझे पता है एक डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा आर की वैल्यू आ जाएगी एफ टाइम्स, यहाँ से एक आर कट जाएगा तो यहाँ पर अल्फ़ा आर बचेगा, तो 2f टाइम्स 2f अपॉन एम, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ और ये वैल्यूज़ रख दूँ, तो उससे जो मेरा आंसर आ रहा है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थैंक यू।